हेलो दोस्तों, महिंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हमने 12 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को हमने कवर किया हुआ है, जिसमें आपको पूरे व्याख्या सहित आपको सारे के सारे करंट अफेयर मिलेंगे, पॉइंट वाइज करंट अफेयर मिलेंगे और उसमें निहित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को मेन पर्पस बनाने का यह है कि आप लोगों को डेली की अपडेट जो है, डेली की जो करंट अफेयर्स अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाई जा सके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण अपडेट की गई है, जो कि समसामयिक प्रश्न पत्र जो होते हैं वो भी प्रश्नों को हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात हमने इस चीज़ को कवर किया है ताकि आप लोग थ्योरी के साथ साथ में आप अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते रहिए और अपनी स्टडी भी करते रहिए। दोस्तों, महिंद्रा क्लासेस में आप सभी को जितनी अच्छी डिटेल से समझा के, थ्योरी बता के, उसके बाद समसामयिक प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाता है, तो उसमें बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस अगर अभी आपने नहीं किया पढ़ाई तो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि अब इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का लेवल चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है। इस समय की अगर हम प्रतियोगिता की बात करें तो वो कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता। मतलब कोई किसी को आगे नहीं जाने देना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे नौकरी मिले। तो दोस्तों, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इस तरीके से अगर आप चैनल को, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो लाइक करिए और फिर शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, इसी तरीके के डेली अपडेट पाने के लिए महिंद्रा क्लासेस के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम देखते हैं आगे के करंट अफेयर, जो भी हमारे 12 सितंबर के करंट अफेयर हैं उन पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपकी पूरी व्याख्या सहित आपको समझाया जाएगा और जितनी भी सूचना है वो आपको पहले डिटेल में दी जाएगी। उसके बाद में इससे संबंधित जो समसामयिक प्रश्न होते हैं, इस हर एक टॉपिक से जुड़े, हर एक पॉइंट से जुड़े जो प्रश्न आपके बनेंगे वो प्रश्न भी अंत में वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, जिनमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा और उन ऑप्शंस को आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर दिया गया है, वो ये बताया गया है, स्टार्टअप्स परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण के परिणामों की घोषणा। है ना? तो इसमें बताया गया, स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की जो रैंकिंग होती है, राज्य के हिसाब से, पर राज्य के हिसाब से उसकी जो रैंकिंग होती है, के दूसरे संस्करण के परिणाम घोषित किए गए हैं। परिणामों की घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल जी ने किया हुआ है। ठीक है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज की है, जिसमें 22 राज्य, कितने, जिसमें 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितने राज्य हैं? 22 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इस वाले पॉइंट में सॉरी, स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 30 एक्शन पॉइंट के साथ 7 व्यापार सुधार क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें संस्थागत समर्थन, आसान शिकायतें, सार्वजनिक खरीद, मानदंडों में ढील, उष्मायन समर्थन आदि शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु जो हमारा है वो ये बताया जा रहा है कि जो रैंकिंग प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है, देशों को 2 समूहों में विभाजित, मतलब जो 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। श्रेणी वाई में दिल्ली के अलावा केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों में
असम के अलावा श्रेणी एक्स में दिल्ली के अन्य सभी राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट जो दिया गया है वो स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है, नीचे बताया गया है कि श्रेणी एक्स जो है वो ये बताएगी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो गुजरात है, उत्तम प्रदर्शन जो है कर्नाटक और केरला है। देखिए यहाँ पर पहला जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका है, वो आपका गुजरात का है। ठीक है। उसके बाद उत्तम जो प्रदर्शन रहा है वो कर्नाटक और केरला का रहा है। अग्रणी श्रेणी में जो आते हैं वो बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान आता है। ठीक है। आकांक्षी श्रेणी जो है वो हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड है। उसके बाद में अंत में उभरते हुए स्टार्टअप परितंत्र जो हैं वो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश है, असम है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद वाई श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो एक मिनट, इसका शायद वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब सही है ना। तो सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद में वाई श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो किसका है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद अग्रणी में जो आता है वो आपका चंडीगढ़ आता है। फिर आकांक्षी अग्रणी जो है वो नागालैंड आता है। फिर उभरती हुई स्टार्टअप जो परितंत्र है मिजोरम और सिक्किम है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 7 पॉइंट में ये बताया गया सुधार क्षेत्रों के नेता। सुधार क्षेत्र मतलब ऊपर जो भी प्रक्रियाएं किया गया, जो भी प्रोसेस किया गया है उस प्रोसेस में जो इस सुधार से संबंधित नेतागण हैं वो कौन कौन से हैं। संस्थागत अग्रणी जो हैं वो कर्नाटक, केरल और उड़ीसा से हैं। ठीक है। विनियामक परिवर्तन चैंपियंस जो हैं वो कर्नाटक, केरल और उड़ीसा और उत्तराखंड से हैं। उसके बाद खरीद में अग्रणी जो हैं वो कर्नाटक, केरल और तेलंगाना से हैं। फिर इनक्यूबेशन, देखिए दोस्तों ये जो इनक्यूबेशन वाला है ये क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, इस तरीके से पूछा जा चुका है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इनक्यूबेशन हब जो है वो गुजरात, कर्नाटक और केरल में है। कहाँ पे है, गुजरात, कर्नाटक, केरल। ठीक है। उसके बाद नवाचार की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है, सीडिंग इनोवेशन में अग्रणी बिहार है, केरला है और महाराष्ट्र है। ठीक है। उसके बाद परिणाम नवाचार की अगर हम बात करें तो क्लेकिंग इनोवेशन में अग्रणी गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान है। फिर जागरूकता और पहुंच की अगर हम बात करें तो में चैंपियन गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान है। यहाँ पर जितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है वो उन सबकी तस्वीरें यहाँ पर, उन सबकी छवियाँ दिखाई दे रही हैं। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और तस्वीर को देखने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो दूसरा बिंदु जो हमारा है वो ये बताया जा रहा है जलवायु स्मार्ट शहरों में, इस जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा जो है वो CSCAF 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें एक पॉइंट की तो यहाँ पे लिखा है जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन 2.4 को आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद CSCAF की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो CSCAF जो है उसका लक्ष्य नियोजन के दौरान, नियोजन मतलब प्लानिंग के दौरान, जब हम इस प्रोजेक्ट पर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने और विभिन्न कार्यों को लागू करने के लिए शहरों को एक रोड मैप प्रदान करना है। ठीक है। मतलब जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे जलवायु स्मार्ट शहरों को आकलन का ढांचा जो है उसको लॉन्च करने की जब हम प्लानिंग करेंगे, है ना, तो उस प्लानिंग के दौरान हम शहरों को एक रोड मैप मतलब जो वहाँ की सड़कें हैं उनके मैप का हम एक ढांचा प्रदान करेंगे, एक मैप प्रदान करेंगे ताकि हमें इसकी प्लानिंग करने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों। फिर CSCAF शहरी योजना और विकास के लिए क्लाइमेट सेंसिटिव
अप्रोच बनाने में मदद करेगा। मतलब उसका जो वातावरण है, उस सिस्टम को बनाने का जो एक कह सकते हैं जो तरीका होगा, वो उसमें हमारे लिए बहुत मदद करेगा, है ना। उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत सही होगा बनाने के लिए, है ना। उसके बाद CSAF में 5 श्रेणियों में 28 संकेतक हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 श्रेणियों में कितने संकेतक हैं? 8 संकेतक हैं। ऊर्जा और हरित निर्माण, ऊर्जा और हरित निर्माण होगा। शहरी नियोजन, हरित क्षेत्र में जैव विविधता होगी। आवागमन एवं वायु गुणवत्ता होगी। जल प्रबंधन होगा। कचरा प्रबंधन होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत शहरों के लिए जलवायु केंद्र इस ढांचे के कार्यान्वयन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का समर्थन कर रहा है, जो NIUA के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के समर्थन से शहरों के लिए जलवायु केंद्र की स्थापना की है। उन्होंने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया। यह स्मार्ट सिटीज़ मिशन की एक पहल है और शहरों को अधिक चलने योग्य और पैदल यात्री अनुकूलन बनाने में मदद करेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य शहरों को कम लागत और नवीन तरीकों से मध्यम से चलने के लिए अनुकूल सड़क बनाना है। मतलब आवागमन के लिए विशेष प्रकार किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसे हम इस तरीके से स्मूथली वगैरह में बनाएंगे, ठीक है। फिट इंडिया मिशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी के भारत कार्यक्रम ने इस चुनौती का समर्थन करने के लिए स्मार्ट विजन के साथ सहयोग किया है, ठीक है। स्मार्ट विजन के साथ सहयोग किया है। अब यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान जो NIUA है, वो क्या कह रहा है, यह भारत में शहरी नियोजन और विकास पर अग्रणी राष्ट्रीय थिंक टैंक है। क्या है? एक थिंक टैंक है, सोच का जो टैंक होता है वो, ठीक है। नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी और इसके जो निर्देशक हैं वो हितेश वैद्य हैं। कौन है? हितेश वैद्य हैं। देखिए यहाँ पर एक शहर, एक सिटी का जो मैप दिया गया है, स्ट्रीट फॉर द पीपल, ना, स्ट्रीट्स फॉर द पीपल चैलेंज। अब यहाँ पर ये शहर के मैप को आप देख सकते हैं और मैप को देखने के बाद देखिए यहाँ पर ये मैप दिया गया है, इस मैप को आप आसानी से देख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ये मैप जो आपको दिख रहा है, स्ट्रीट दिख रही है, इमेज दिख रही है, उस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं आसानी से। 3 नंबर पर बिंदु में ये बताया गया है, आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती 11 सितंबर, है ना, को मनाई गई। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर हुई थी, मतलब 11 सितंबर को जन्मे हुए थे, है ना। आज 12 तारीख को मनाई गई, ठीक है। 11 सितंबर 1895 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था और इस साल उनकी 125वीं जयंती मनाई गई। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। किसके? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक पहला प्रश्न ये बन सकता है कि भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये हो गया, तो भूदान आंदोलन के संस्थापक आपके विनोबा भावे जी हैं। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि विनोबा भावे ने किस आंदोलन का स्थापना की थी, तो यहाँ पे भूदान आंदोलन आ जाएगा। 2 तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। अगला, उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। देख लिए यहाँ पर भी 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वे अहिंसा और मानव अधिकारों के हिमायती थे। उसके बाद गांधी ने 1940 में अहिंसात्मक आंदोलन में उन्होंने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना, है ना। मतलब गांधी जी ने जब आंदोलन चालू किया था तो उनको पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। उन्होंने 1958 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार और 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस साल स्वामी विवेकानंद के शिकायतें से शिकागो पते की 167वीं वर्षगांठ भी थी। इस साल अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले की 19वीं वर्षगांठ भी है।
यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन, ये जितने भी आपको हाईलाइट किए जा रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके समक्ष आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझिए, अच्छे से ध्यान दीजिए इस पर और ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 में बात करें तो चौथे पॉइंट में ये बताया गया, सरकार ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया है। सरकार ने एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। EGOM आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकार द्वारा एक या अधिक 100% सरकार स्वामित्व वाली कॉरपोरेट संस्थाओं में रूपांतरण प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया गया, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार, और अंतिम पॉइंट इसमें दिया गया है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैसर्स KPMG एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स खेतान एंड कंपनी लिमिटेड के साथ एक और कंसोर्टियम सदस्य के रूप में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में चुना गया है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुध निर्माणी बोर्ड भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक रक्षा ठेकेदार है। इसकी स्थापना 1712 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो 5 नंबर पॉइंट में दिया है, एरो इंडिया 21 वेबसाइट रक्षा मंत्री द्वारा शुरू की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक एरो इंडिया 21 वेबसाइट की स्थापना की है, मतलब शुरू किया है। इसमें एक पॉइंट दिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेस बुकिंग के लिए एरो इंडिया 2021 वेबसाइट लॉन्च की है। ये एरो इंडिया के मुख्य पॉइंट हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए ज़रा। यहाँ पर ये बताया गया है, यह एक द्विवार्षिक हवाई शो है जो वायुसेना स्टेशन येलहंका बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन रक्षा मंत्री प्रदर्शन संगठन राज्य रक्षा मंत्र, ठीक है, एरो इंडिया 21 एरो इंडिया के 13वां संस्करण है जो 3 से 17 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था और लास्ट का यह एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। ठीक है, इसको आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है, 6 नंबर पॉइंट हमारा जो है, बहरीन इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सहमत है। बहरीन इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला नवीनतम अरब राष्ट्र बन गया है। अमेरिका, इजराइल और बहरीन के नेताओं ने 3 तरफा फ़ोन कॉल किए और एक संक्षिप्त 6 पैरा संयुक्त बयान भी जारी किया है। बहरीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की थी कि वह इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये बताया गया, यह फ़ारस की खाड़ी में बसा हुआ है। यह कहाँ बसा हुआ है, फ़ारस की खाड़ी में। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसकी राजधानी जो है मनामा है और मुद्रा इसकी बहरीन दीनार है और प्रधानमंत्री जो है वो खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ये हाईलाइट किया गया है, ये इस नक्शे में, इस मैप में आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम 7 नंबर पॉइंट की अगर बात करें, 7 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि दक्षिण भारत जो है वो दक्षिण भारत सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया। यह
78 में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा किया गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का जश्न मनाता है। ठीक है, क्या है, जश्न मनाता है। उसके बाद यह विकसित देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के संयुक्त राष्ट्रों के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। उसके बाद इसकी जो थीम है, ये ध्यान दीजिएगा, थीम से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थीम इसकी क्या है, कोविड-19 से परे दक्षिण एकजुटता के माध्यम से SDGs की ओर जाने वाले रास्ते। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो 8 नंबर पॉइंट में ये बताया गया, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से CCO की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रथाओं में एकरूपता लाने के लिए अनुपालन क्रियाकलाप और बैंकों मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश कहते हैं कि बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति और 1 वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए। दिशा निर्देशों ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ पर बताया गया है, दिशा निर्देश कहते हैं कि बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति और 1 वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल के मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO की नियुक्ति करनी चाहिए, जो 3 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पॉइंट ध्यान से पढ़िए, ताकि इन्हीं में से जो प्रश्न आगे आपके समसामयिक प्रश्न तैयार किए गए हैं उसी में से आपको प्रश्न के आंसर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चौथे नंबर पॉइंट में ये बताया गया है, दिशा निर्देश CCO की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड भी प्रदान करते हैं। CCO को बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं में 15 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में ये बताया गया है कि कुल 15 वर्षों के अनुभव में से 5 साल का अनुभव दिशा निर्देशित में प्रदान किए गए हैं। किसी भी कार्य में होना चाहिए अनुभव, लेखा परीक्षक, वित्त अनुपालन, कानूनी जोखिम प्रबंधन कार्यों में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में पर्यवेक्षण विभाग को नियुक्त, स्थानांतरण और हटाने की रिपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद में CCO का चयन जो है एक अच्छी तरह से परिभाषित चयन प्रक्रिया और इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा गठित वरिष्ठ कार्यकारी स्तर की चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो 9 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है, स्वामी अग्निवेश का नई दिल्ली के लिवर एंड बाइलरी साइंसेस संस्थान में निधन हो गया। कौन? स्वामी अग्निवेश कहाँ पर? लिवर एंड बाइलरी साइंसेस संस्थान में निधन हो गया। ठीक है, 11 सितंबर को स्वामी अग्निवेश का निधन नई दिल्ली के लिवर एंड बाइलरी साइंसेस संस्थान में हुआ। उन्होंने हरियाणा में शिक्षा के लिए विधायक और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया, हरियाणा में, है ना। उसके बाद वह बंधुआ मजदूरी और शराबबंदी के खिलाफ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। मतलब 2 चीज़ों में इनका योगदान बहुत ज़्यादा माना गया है, बंधुआ मजदूरी और शराबबंदी के लिए। ठीक है, उन्होंने 1981 में बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा या बाउंडेड लेबर सेलिब्रेशन की स्थापना की। उन्होंने सर्वदिशिक आर्य प्रतिनिधि सभा आर्य समाज की विश्व परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम किया। आर्य समाज, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। इसके सदस्य एक ईश्वर और वेदों के अधिकार में विश्वास करते हैं। इसका मुख्य रूप से पंजाब में
सक्रिय था और वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए इस विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ मिलाने का काम किया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसने लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए काम किया, जो पहले इस्लाम में परिवर्तन हो गए थे। इसकी स्थापना संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि केजी बेसिन में जमा मीथेन हाइड्रेट बायोजेनिक मीथेन का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, ये समृद्ध स्रोत है। उसके बाद केजी बेसिन में अब यहाँ पर एक दो पॉइंट हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सॉरी। केजी बेसिन में जमा मीथेन हाइड्रेट अंडमान और महानदी बेसिन की तुलना में बायोजेनिक मीथेन का समृद्ध स्रोत होगा, क्योंकि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अध्ययन से पता चला है कि केजी बेसिन में मीथेन बैक्टीरिया की अधिकतम विविधता है। डीएसटी के एक स्वायत्त संस्थापक ARI द्वारा किए गए अध्ययन से यह भी पता चला है कि कृष्ण गोदावरी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट जमा बायोजेनिक मूल जो है के हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर बताया? मीथेन हाइड्रेट का 1 क्यूबिक मीटर 160 से 180 क्यूबिक मीटर मीथेन का उत्पादन कर सकता है। एक मीथेन हाइड्रेट का 1 क्यूबिक मीटर 160 से 180 क्यूबिक मीटर मीथेन का उत्पादन कर सकता है। यह अनुमान है कि केजी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट यूनिट भर में उपलब्ध सभी जीवाश्म ईंधन भंडार से दुगना है। ठीक है। कृष्ण गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ D6 ब्लॉक के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? D6 ब्लॉक के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ 2003 में रिलायंस द्वारा भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार पर पाए गए थे। यहाँ पर सबसे बड़े रिलायंस द्वारा भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारण पाए गए थे। बेसिन में लेट कार्बोनिफेरस से प्लेस्टोसीन तक डेपोजिशन है। ठीक है, डेपोजिशन है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर समसामयिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने बताया था इस वीडियो में आपको, इस पूरी वीडियो से संबंधित आपको कुछ समसामयिक प्रश्न मिलेंगे और उन समसामयिक प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है वो यह है, हाल ही में जारी स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 की श्रेणी वाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक के रूप में निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? अब आप बताइए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, मिजोरम है, सिक्किम है, क्या है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में लॉन्च किए गए क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCF, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? बताइए जल्दी, फास्ट। कितने संकेतक थे? अभी मैंने बताया था कितने संकेतक थे? 28 संकेतक थे। कितने? 28 संकेतक थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 3 नंबर प्रश्न में लिखा है, वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस नेता की 125वीं जयंती मनाई गई? अभी मैंने बताया है, जल्दी बताइए। जिनका जन्म 11 सितंबर, बताइए जल्दी। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी, विनोबा भावे जी। ठीक है,
4 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एक या एक से अधिक कॉरपोरेट संस्थाओं में रूपांतरण की देख रेख के लिए निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों के अधिकार, है ना, कौन मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है, जल्दी बताइए। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो कौन नहीं है? प्रधानमंत्री जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो बोर्ड हैं उसके सदस्य नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, रक्षा मंत्री ने हाल ही में एरो इंडिया स्पेस, चलो हम जल्दी कवर कर लेते हैं। तो इसमें 4 नंबर में जो है 4 नंबर आपका प्रधानमंत्री हो गया। 5 नंबर प्रश्न में जो है वो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। 5 नंबर प्रश्न कौन होगा? बेंगलुरु। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 6 नंबर प्रश्न की क्या होगा? 6 नंबर प्रश्न में बहरीन। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वयन करने के लिए ब्यूनस आयर्स योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था, जल्दी बताइए। 1978 में। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 8 नंबर प्रश्न में क्या बताया? आरबीआई के हालिया जारी निर्देशानुसार एक मुख्य अनुपालन अधिकारी के लिए न्यूनतम निश्चित अवधि में से कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? कितनी वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 3 साल। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने आचार्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 9 नंबर क्वेश्चन की, है ना, ये 1875 में। कब की थी? 1875 में। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। आंध्र प्रदेश। किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये 12 दिसंबर के करंट अफेयर थे जो कि आपको पूरी थ्योरी के साथ और पूरे समसामयिक प्रश्नों के साथ आपके समक्ष हमने प्रेजेंट किया है। और इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको और भी अपडेट मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।